सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें हम रिफ्रैक्शन टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स लिए जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, मिरर फॉर्मूला के बारे में बात की थी, रिफ्लेक्शंस क्या होती है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, प्लस जो रे डायग्राम्स थे उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इस टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो यहां से हम शुरू करते हैं। अच्छा, कंसेप्ट रिफ्रैक्शन का क्या है? व्हेनेवर लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब अगर एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इस तरीके की है कि एयर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग है, ग्लास में उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग है और वाटर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग है। जैसे ही वो मीडियम चेंज करती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, जिसके कारण एक ऑब्जर्वेशन मिलती है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से हल्की सी बेंड कर जाती है। बेंडिंग में 2 केसेस रहेंगे, या तो वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करेगी या तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। तो इसी केसेस से हम यहां से चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहता है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना in which whenever a light passes from one medium to another there is a change in the path। अब इसी फिनोमिना को अलग अलग केसेस में हम समझते हैं। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1, अब यहां पे एक कंडीशन हमें चाहिए, वो है आपके पास मीडियम सेपरेशन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पे मीडियम सेपरेशन है। ऊपर वाला मीडियम जिसको n1 या फिर μ1 से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे वाला मीडियम जिसको n2 या तो μ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब n क्या है? इस टर्म को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। ये यही चीज जज करने में हेल्प करता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है या फिर कौन सा मीडियम रेयर है, या फिर अगर रिफ्रैक्शन होगी तो उसकी बेंडिंग किस फॉर्मेट में होगी, ये आपके पास n1 n2 से ही पता चलता है। और बाय डेफिनेशन इसको बोला जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसको बोला जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आगे पास ऊपर वाला मीडियम 1 है जिसको v1 से रिप्रेजेंट किया है, नीचे वाला मीडियम 2 है जिसको v2 से रिप्रेजेंट किया है, और जो ये हमारे पास केस है वो क्या है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना कि आपके पास जहां पे भी इंसिडेंट रे होगी वहां पे नॉर्मल जरूर बनेगा। नॉर्मल आपके पास एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बना लेता हूं। ये आपके पास इंसिडेंट रे। अब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इस पर्टिकुलर केस में जो लाइट होगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब लाइट ने सीधा निकल जाना था, बट ये बेंड कहां होगी? नॉर्मल की तरफ। अब ये जो आपको बेंडिंग दिख रही है, यहां पे इंसिडेंट रे में जो एंगल बनेगा डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा डेट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी चीज को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और ये रिफ्रैक्शन में कौन सी कंडीशन है? रिफ्रैक्शन में कंडीशन है व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये केस था। इसमें एक कंक्लूजन हम दे सकते हैं। कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम। तो एक बार मैं ये रब कर लेता हूं। केस 2, डेंसर टू रेयर मीडियम। अब वापिस सेम चीज, यहां पे वापिस इंटरफेस होगा। अब जहां पे इंसिडेंट रे है वहां पे मैं ज्यूम कर लेंगे कि यहां पे डेंसर मीडियम है आपके पास, और दूसरा मीडियम आपके पास रेयर मीडियम है। ठीक है, तो एक चीज और, मैं डेंसर मीडियम को हायर सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेयर मीडियम को लोअर सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अदरवाइज कभी कभी गिवन भी होता है। आपके पास वापस नॉर्मल बनेगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पे भी इंसिडेंट रे, बट दिस टाइम ये जो इंसिडेंट रे है ये कहां से आ रही है? डेंसर से रेयर। अब यहां पे जो बेंडिंग होगी डेट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो बेंडिंग है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपको दिख रहा होगा ये आई एंगल है और ये आर एंगल है, और यहां का कंक्लूजन हमारे पास बनता है
एंगल आई इज ऑलवेज लेस देन एंगल आर। इस एंगल के कंक्लूजन्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होता है, 2-4 डायग्राम दे देंगे, तो जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है वो वाला केस आपके पास रेडियल मीडियम का है, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है वो वाला केस भी आपके पास रेडियल मीडियम का होगा। ध्यान रखना, आई और आर में से जो ज्यादा है वो रेडियल मीडियम की तरफ है, जो कम है वो डेंसर मीडियम की तरफ है। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि लाइट आइदर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेडियल टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेडियल। मैंने कहा था रिफ्लेक्शन समझने के लिए एक केस और है, केस 3। उस केस में आइदर आप रेडियल टू डेंसर चले जाओ या डेंसर टू रेडियल चले जाओ, वहां पे एक ही कंडीशन है कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो उस केस में किसी भी तरीके की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डायग्राम के थ्रू हम उस पार्ट को भी समझते हैं। केस 3, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इस पर्टिकुलर केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ठीक है, तो वापिस ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। इंटरफेस में ये इंसिडेंट रे है अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल अब यहां पे सेपरेटली तो दिखेगा नहीं, अलोंग द नॉर्मल। आपके पास इस पर्टिकुलर केस में जब एंगल आई आपके पास 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री क्यों? नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, सरफेस के साथ ये परपेंडिकुलर है बट नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? 0 डिग्री होगा। इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल आर होगा वो भी 0 डिग्री होगा, इरिस्पेक्टिव कि रे ऑफ लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मूव कर रही है या फिर डेंसर टू रेयर मूव करेगी। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन थी। रिफ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन क्या कहती है? जो आपके पास लाइट का एक्चुअल पाथ होता है उससे हल्की सी जो डिफ्लेक्शन होती है उस पार्ट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें 2 कंडीशंस है, या तो लाइट रेयर टू डेंसर मूव करेगी या तो लाइट डेंसर टू रेयर मूव करेगी। जब रेयर टू डेंसर मूव कर रही है तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, जब डेंसर टू रेयर मूव कर रही है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। रेयर टू डेंसर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसर टू रेयर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, उस पर्टिकुलर केस में आई भी 0 है, आर भी 0 है, रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। तो इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कंडीशन है वो क्या है आपके पास? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े, सिमिलरली वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके पास एक लॉ है जिसको बोला जाएगा स्नेल्स लॉ। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। उसका जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा वो बार बार यूज होगा, तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? थोड़ा सा थियोरेटिकल है। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो यही कहता है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का क्या मतलब है कि अगर रिफ्रैक्शन एक्स वाई प्लेन में है तो जेड प्लेन का यहां पे कोई भी रोल नहीं है। अगर वाई जेड प्लेन में है तो एक्स प्लेन का यहां पे कोई रोल नहीं है। सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन में है तो वाई का यहां पे कोई भी रोल नहीं है। ये दैट इज द फर्स्ट लॉ, थ्योरेटिकल लॉ है, 10th क्लास में भी आपने सेम चीज पढ़ी है, कुछ ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम में आ जाए तो लिख लेना। सेकंड लॉ इज इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। इसको समझिएगा। स्टेटमेंट वाइज ये कहेगा द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर आपको कोई 2 मीडियम दिए हैं तो उसमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे समझना है इसको देखिएगा जरूर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास N1 मीडियम है यहां पे और यहां पे N2 मीडियम है। एक इंसिडेंट लाइट आई
जहां पे लाइट आएगी वहां पे नॉर्मल रहेगा और यहां पे ये रिफ्लेक्शन होगी। आपको दिख रहा है कैसी रिफ्लेक्शन है, रेडियर टू डेंसर की, क्योंकि बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है। अब एक एंगल यहां पे बन रहा है आई और यहां पे एंगल बन रहा है आर। अब स्नेल्स लॉ को यूज कैसे करना है समझिएगा जरूर, देखिएगा इधर। जो मीडियम दिया है उसके साथ जो एंगल दिया है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से, n1 इंटू साइन ऑफ आई, देखा पहला मीडियम पहला एंगल, इस शुड बी इक्वल टू जो भी दूसरा मीडियम है n2 इंटू जो भी यहां पे एंगल है साइन ऑफ आर। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर की रेशो लेनी है या फिर हमने साइन ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ आई की रेशो लेनी है। दैट इज अप टू अस कि हमारे पास कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसा क्वेश्चन है, उस तरीके से हम उस पार्ट को समझेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो सारी चीजें एक्स वाई में होगी, जेड का कोई रोल नहीं है। वाई जेड प्लेन में है, एक्स का कोई रोल नहीं है। एक्स जेड प्लेन में है, वाई का कोई रोल नहीं है। सेकंड लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ के टर्म नाम से जानते हैं, वो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन टू द आर इज कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं n21 करके भी लिख सकता हूं और ये n12। क्या बोला जाएगा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब हमारे पास जो भी चीजें हैं वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही कवर करेंगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो जो चीजें हम समझेंगे उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं, तो जस्ट एक बारी इस टॉपिक से गो थ्रू जरूर हो जाना, क्या क्या इसमें कंडीशंस है वो जरूर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार रब कर लेता हूं उसको फिर से। रिफ्लेक्शन के अंदर ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आइदर हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टेक्स्ट बुक देखा जाएगा तो एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, 10th क्लास में क्या होता है म्यू से करते हो, एग्जाम में किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों में से। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए दो कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी, हमारे पास कोई एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n, कोई एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट v है। ठीक है, n c v, ये तीन टर्म यूज होगी यहां पे। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, समझते हैं इसको। अब अगर मुझे n को डिफाइन करना है, डेट इज c बाय v, तो क्लियर है। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन आ गई, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब मुझे एक चीज बताइएगा, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं डिस्टेंस को यहां पे वेवलेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं इसको लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा वी। वी यहां पे वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन टाइम। टाइम का वैक्यूम मीडियम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो क्या मैं इसी चीज को लैम्डा वी इंटू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, बिल्कुल। सिमिलरली अगर मुझे v को भी यहां पे डिफाइन करना हो तो v इज इक्वल टू लैम्डा m, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय टाइम, विच इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम। तो क्या इन दोनों वैल्यूज को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या मैं n को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, n इज इक्वल टू लैम्डा v इंटू न्यू डिवाइड बाय
लैम्डा m इंटू न्यू, न्यू वाला पार्ट कट गया तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन बन जाता है लैम्डा v बाय लैम्डा m। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। आइदर हम उसको स्पीड की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखूं तो मेरे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो वेवलेंथ इन वैक्यूम है ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस सेंस में? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज 3 × 10⁸, इरिस्पेक्टिव की क्या चेंजेस हो वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन करना चाहता हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। एक कंक्लूजन ये बनता है और इस पॉइंट से मैं ये कंक्लूजन देना चाहता हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v समझ आता है? अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हुई n की वैल्यू कम है, अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हुई n की वैल्यू ज्यादा है। इसकी हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस पॉइंट में, मैं यहां पे लिखता हूं। अगर हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें या ग्लास की बात करें तो n एयर के लिए होता है 1, राइट? n वाटर के लिए होता है अराउंड 1.33 और n ग्लास के लिए होता है 1.5। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो इसका आइडिया आपको है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन अगर एयर की बात करूं, मैंने कहा जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वहां पे n की वैल्यू कम। स्पीड ऑफ लाइट एयर की बात करूं तो कितनी आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद होगा। वाटर की बात करें तो 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, कुछ इसके आगे पीछे होती है। और अगर ग्लास की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये चीजें एज्यूम कर लेते हैं तो देखना जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे n की वैल्यू कम है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी कम हुई n की वैल्यू बढ़ गई, वेलोसिटी और कम हुई n की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, वेलोसिटी। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये कंसेप्ट हमारे लिए नया है। नया कंसेप्ट किस तरीके से जरा समझते हैं। लैम्डा की टर्म में बात करें तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा होगा विबग्योर। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में यही है जिसमें वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे हमारे पास जो रोल है वो वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ की टर्म में हम बात करते हैं कि लैम्डा v और लैम्डा r में से लैम्डा r इज मच ग्रेटर देन लैम्डा v। तो किसी भी मीडियम में अगर हम डिफरेंट कलर की लाइट यूज करें व्हाइट लाइट के अलावा, मतलब अगर किसी मीडियम में हम वायलेट या ब्लू कलर की लाइट यूज करें उसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर लाइट के लिए उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। जैसे कंक्लूजन करता हूं कि लैम्डा v इज लेस देन लैम्डा r, ठीक है, एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कंक्लूजन में ये चीज बनती है कि आपके पास लैम्डा v इज ग्रेटर देन लैम्डा r। ये चीज होगी, जरा समझिएगा। लैम्डा v कम है, ये कम है तो n उतना ज्यादा, लैम्डा v उतना ज्यादा। ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nr उतना। तो यहां पे कंक्लूजन बनता है। तो कभी कभी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को यूज करके पूछ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या कम होगा। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर हम लाइट चेंज कर ले, येलो की जगह ग्रीन लाइट में शिफ्ट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा। किसी भी फॉर्मेट में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अभी इसी कंसेप्ट में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास और वाटर के केस में। एक बार मैं ये रब कर लेता हूं फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए हम ग्लास और वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ग्लास और वाटर की एग्जांपल लेने के लिए पहले हम एक इंटरफेस ले लेते हैं। ये वाला आपके पास NW लिख लेते हैं और ये वाला आपके पास NG करके लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके बराबर होगा? C/VW
इसको लिख देता हूं C बाय VG, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब डेंसर कौन सा है? ऑब्वियसली ग्लास आपके पास डेंसर है। तो जो रे डायग्राम इसकी बनने वाली है, नॉर्मल बना लेते हैं। आपके पास एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये I है और ये क्या है? R। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, आपके पास अगर मैं इस पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगाता हूं, एन की वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी, इस पॉइंट में मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो उसको किस तरीके से यूज कर सकता हूं, देखना। स्नेल्स लॉ इसको कैसे यूज कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल, NW इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल, NG इंटू साइन ऑफ R, यही बनेगा। तो अगर मैं NG अपॉन NW लिखूं तो ये किसके बराबर बन गया? साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब NG बाय NW क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या मैं NGW लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूंगा, आप यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंक्लूड होता है उस चीज को देखेंगे। अदरवाइज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। यहां पे वैक्यूम के केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बाय डेफिनेशन NGW इज इक्वल टू NG अपॉन NW, जो किसके बराबर बनेगा? NW को क्या NG को क्या लिखूंगा? C बाय VG, C बाय VG डिवाइड बाय C बाय VW। ये CC वाला पार्ट कट गया, और थोड़ा सा इसको भी ऐसे रहने देते हैं, एंड में काटते हैं, विच इज इक्वल टू, क्या मैं C को लैम्डा वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय लैम्डा ग्लास इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय लैम्डा वाटर इनटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? अभी तक हमने पीछे ही देखा था, ये वाला पार्ट भी कट गया सारा, फ्रीक्वेंसी वाला कट जाएगा पूरा पार्ट, वैक्यूम से वैक्यूम वाला पार्ट कट जाएगा, C से C वाला पार्ट कट जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है आपके पास? NGW। ठीक है, इसको बाद में 1 and 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, which is equal to velocity of speed in water to the velocity of speed in glass, which is equal to wavelength of light in water to the wavelength of light in glass, which is equal to sine of I upon sine of R। ये आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर इसको 1-2 सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Refractive index of second medium with respect to first medium is equal to N2 by N1, which is equal to, ध्यान रखना, velocity is inversely proportional, which is equal to V1 by V2। V1 आ जाएगा speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, which is equal to lambda 1 by lambda 2, wavelength of light in medium 1 to the wavelength of light in medium 2। ये उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि inversely proportional है, which is equal to sin of I divided by sin of R। That is the complete picture of refractive index। ठीक है, अगर इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने तो ये एक्सप्रेशन से जो बार बार यूज हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। इमीडिएटली इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स। ठीक है, यहां पे देखते हैं, अगर आपको किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसकी जो पिक्चर है वो इसी फॉर्मूले में है। ठीक है, पहली चीज नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब कि वो मीडियम ऑप्टिकली रेयर है, ऑप्टिकली डेंसर है सराउंडिंग से, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, मतलब अभी हमने सीखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। मतलब अगर हम रेड लाइट में वो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अलग रिजल्ट है, ब्लू लाइट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अलग रिजल्ट है, येलो लाइट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अलग रिजल्ट आएगा। तीसरा,
सराउंडिंग मीडियम, ध्यान रखना मटेरियल का अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसको रखा कहां पे। जैसे एग्जांपल, अगर हम एक ग्लास स्लैब की बात करते हैं, उसको एयर में रखने में रिफ्रैक्शन अलग तरीके से मिलेगी, उसी ग्लास स्लैब को अगर हम पानी में डाल दें तो रिफ्लेक्शन की चीजें अलग हो जाएगी। इसलिए सराउंडिंग में भी बहुत हद तक डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है ये सारी चीजें, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अदरवाइज हमारे पास ये चीज है। हाँ, एक चीज और, इसमें टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है टर्पेंटाइल ऑयल की। टर्पेंटाइन, ठीक है, ऑयल है ये एक तरीके का, समझना। हमारे पास एक नॉर्मल कॉमन सेंस है कि जो मटेरियल डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डेंसर होगा, जो मटेरियल रेयर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेयर होगा। डेंसर और रेयर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी और मटेरियल डेंसिटी की टर्म में बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल, जो ग्लास है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, जो वाटर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ये लिखा हुआ है 1.5 है, एक की 1.33 है। और मटेरियल डेंसिटी की बात करें तो जो ग्लास है वो ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू वाटर पे। तो ये कॉमन सेंस है, जो ज्यादा डेंस होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है टर्पेंटाइन ऑयल का। वाटर की डेंसिटी जो है दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, बट ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल की ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ये एक पॉइंट टेक्स्ट बुक में अलग सा दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे आप जरा ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट बुक में दिया है तो क्वेश्चन भी हो सकता है, चाहे रीजनिंग असर्शन में क्यों ना हो। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम रिफ्रैक्शन के कुछ फर्दर टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिसमें आपके पास मल्टीपल रिफ्रैक्शन का पार्ट होगा, ग्लास स्लैब का पार्ट होगा और एक दो पॉइंट्स और रहेंगे, हम उसको इस लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।